एस्ट्रॉल के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही मरीन अपने हाथ को देखता है जिस हाथ से उसने एस्ट्रॉल की एनर्जी बीम को रोका था, तो वो देखता है कि एनर्जी बीम की वजह से उसका पूरा हाथ झुलस गया होता है। अपने हाथ को इतनी बुरी तरह से झुलसा हुआ देखकर मरीन को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है उसका हाथ कैसे झुलस सकता है, आखिरकार वो डीमन किंग है। तभी वो अपने हाथ को देखते हुए मन ही मन सोचते हुए कहता है वो एनर्जी बीम का अटैक कोई जादुई हमला नहीं था, वो कुछ और ही था, कुछ ज़्यादा ताकतवर। इतना सोचते ही मर्लिन खुशी के मारे अपने पंजों की मुट्ठी बना लेता है। मर्लिन को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि मर्लिन को एक नई आशा मिल गई हो। अपने हाथों की मुट्ठी बनाने के बाद मर्लिन बहुत ही उत्साह के साथ कहता है ऐसा लगता है कि आखिरकार मुझे मेरे श्राप से छुटकारा पाने का तरीका मिल गया। अभी मर्लिन ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी लेडी मैकफील्ड तेजी से उड़ते हुए मर्लिन के पास आकर उस पर अटैक करते हुए कहती है इन सभी तबाही के पीछे तुम ही हो ना, तो मरो। लेडी मैकफील्ड के पीछे पीछे बाकी के सभी रेडबर्ड नाइट्स मर्लिन पर एक साथ अटैक कर देते हैं। तो तीनों रेडबर्ड नाइट अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मर्लिन पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से हुए धुएं के साफ होते ही सभी लोगों को पता चलता है कि वहां पर कोई है ही नहीं। मर्लिन ने बड़ी आसानी से अपनी स्पीड का उपयोग करके इन सभी के अटैक्स को डॉज कर दिया होता है। अपने सामने बने उस बड़े खड्डे को देखते हुए लेडी मैकफील्ड बड़ी निराशा भरी आवाज़ में कहती है वो हमारे कंबाइंड अटैक से बचने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन एक बड़े से पहाड़ के ऊपर खड़े होकर लेडी मैकफील्ड को देखते हुए कहता है तुमने कहा था कि तुम क्वीन के सर्वेंट हो। क्वीन के सर्वेंट होने के बाद भी तुम्हारे अटैक को डॉज करना कितना आसान है। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल में सब कुछ शांत होने के बाद सभी लोग बाहर निकलकर देखने लगते हैं कि क्या सब कुछ शांत हो गया है। अभी एक बूढ़ा आदमी एक नाइट से पूछता है क्या हालात पहले जैसे हो गए हैं। बूढ़े आदमी की बातों को सुनने के बाद वो नाइट उससे कहता है हाँ, हमने सारे दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अभी ये सभी लोग सिचुएशन के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी क्लॉक टावर की तरफ इशारा करते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है उधर देखो, सिंबल ऑफ लिटनी क्लॉक टावर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उस टूटे हुए क्लॉक टावर के ऊपर कोई तो है। एक तरफ जहाँ सभी लोग सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मर्लिन टूटे हुए क्लॉक टावर पर खड़ा होकर लेडी मैकफील्ड को चिढ़ाते हुए कहता है तुम सभी के सभी रेडबर्ड नाइट्स कितने कमज़ोर हो। तुम लोगों के अटैक को डॉज करना तो बहुत ही आसान है। मर्लिन की अपमानजनक बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से उनकी मुट्ठी तलवार पर कस जाती है। फिर मर्लिन लेडी मैकफील्ड के गुस्से को देखते हुए कहता है अरे रुको रुको, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। इस लड़की के स्पिरिट को बहुत ही भयानक डैमेज हुआ है। इसे फिर से ठीक करने के लिए हमें किसी ग्रैंड मैजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम क्वीन की सबसे फेवरेट सर्वेंट हो तो तुम्हें तो कुछ महान मैजिशियन के बारे में पता ही होगा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड मर्लिन से कहती है भला आखिर हम तुम्हारी क्यों मदद करें। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद मर्लिन सिसिलिया को लेडी मैकफील्ड की तरफ फेंकते हुए कहता है आप जब इसे देखेंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगी। जैसे ही लेडी मैकफील्ड शर्ली को पकड़ती हैं तो वो उसे देख कर पहचान जाती हैं कि ये तो प्रिंसेस शर्ली है। शर्ली को पहचानते ही लेडी मैकफील्ड मर्लिन की तरफ मुड़ के पूछती है तुमने इनके साथ क्या किया। पर जब लेडी मैकफील्ड मर्लिन की तरफ मुड़ती है, मर्लिन वहाँ पर नहीं होता है, वो वहाँ से चला गया होता है। मर्लिन को वहाँ ना पाकर लेडी मैकफील्ड अपने दोनों नाइट से मर्लिन का पीछा करने के लिए कहती हैं। अभी वो दोनों नाइट मर्लिन का पीछा करने जा ही रहे होते हैं कि तभी मॉरिसन उन दोनों को रोकते हुए उनसे कहता है। मॉरिसन को सही सलामत देखकर बेनफोर्ड उसके पास जाकर उससे पूछता है मॉरिसन तुम ठीक तो हो ना, क्या इंजन के मास्टर ससुर ने तुम्हारी ये हालत की। मॉरिसन की हालत को देखते हुए वो चश्मे वाला रेडबर्ड नाइट कहता है रानी सही थी, आखिरकार वह एक अपराधी ही निकला। सभी लोग गलत ट्रैक पर जाते हुए देखकर मॉरिसन उन लोगों से कहता है तुम लोग इंजन के मास्टर ससुर को गलत समझ रहे हो। मॉरिसन की पूरी बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड उससे कहती है तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि यह जो अभी हुआ वो डार्क एल्फ और वाइट एल्फ के बीच का युद्ध था। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उनकी बातों में हामी भरते हुए कहता है हाँ, ये सब जो हुआ वो सैमुअल के प्लान का हिस्सा था। वह एक डार्क एल्फ थी। वह अपने गुरु एस्डॉल को फिर से जिंदा करने के लिए उसने लिटनी के सभी लोगों का सेक्रीफाइस करने की तैयारी की थी। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद चश्मे वाला नाइट कहता है सैमुअल ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो बहुत सुंदर थी, उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। उन दोनों नाइट की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड कहती है पर सैमुअल है कहाँ पर। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उससे कहता है
एंजेलिन के मास्टर सॉसमैन ने उसे हरा दिया और हम सभी लोगों को बचा लिया। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद वो चश्मे वाला नाइट कहता है एंजेलिन का मास्टर सॉसमैन ऐसे ही टाइम पे आता है जब सभी चीज़ें उसके हिसाब से चल रही हो। उस चश्मे वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद वेंटफेल्ड उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि उसका हमारी मदद करने के पीछे कोई गलत मकसद था? उन दोनों नाइट्स की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकबीड उन दोनों से कहती है, इस समय चिंता करने के लिए हमारे पास और भी ज़रूरी मामले हैं। चलो जल्दी करो, हमें प्रिंसेस शर्ली को जल्द से जल्द रॉयल पैलेस में ले जाना चाहिए। मर्लिन के क्लॉक टावर से जाने के बाद एक आदमी कहता है, वो कौन था? उस आदमी की बातों को सुनने के बाद एक रेडवर्ड नाइट कहता है, वो एंजिन का मास्टर सॉसमैन था। वे सभी लोग एंजिन के मास्टर सॉसमैन के बारे में बात करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं, क्या वो सच में एंजिन का मास्टर सॉसमैन था? उस आदमी की बातों को सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है, अगर नाइट्स ऐसा कह रहे हैं तो ये सच ही होगा, वो सच में एंजिन का मास्टर सॉसमैन ही था। मैंने उसे उस विशाल बैगनी कलर के राक्षस को हराते हुए देखा, यह निश्चित रूप से एंजिन का मास्टर सॉसमैन ही था। अभी दूसरा आदमी उस आदमी की बातों में हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैंने भी देखा था। धीरे धीरे ऐसे करते करते ही शहर के सभी लोग एंजिन के मास्टर सॉसमैन के बारे में बात करने लगते हैं और उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन सभी जनता से छुपते हुए कहता है, ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। ये लोग मेरी जय जयकार करने के बजाय उस एंजिन के मास्टर सॉसमैन की जय जयकार कर रहे हैं, जबकि इन लोगों को बचाने वाला मैं ही था। इतना कहते ही मर्लिन मन ही मन सोचते हुए कहता है, मैं शर्ली की इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। शर्ली की आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचा है, इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा उसे रेडवर्ड नाइट को सौंपना ही सही फैसला था। जहां एक तरफ मर्लिन सभी लोगों से छुपकर वहां से निकल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इलाइट लॉज में एलिस अपने शरीर को साफ कर ही रही होती है कि तभी उसका हाथ उसके घाव पर टच हो जाता है, जिस वजह से एलिस का पूरा शरीर झंझना जाता है। एलिस अभी अकेले बैठकर मर्लिन के बारे में सोचते हुए कहती है, मर्लिन तुम कहाँ पर हो? अभी एलिस मर्लिन के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी मर्लिन उसी कमरे की खिड़की से अंदर आते हुए कहता है, मैं वापस आ गया। जैसे ही एलिस को समझ में आता है कि मर्लिन उसे बिना कपड़ों के देख रहा है, वैसे ही एलिस अपने पास के ही बड़े बर्तन को उठाकर सीधे मर्लिन के सर पर मार देती है, जिस वजह से मर्लिन सीधे खिड़की से बाहर गिरता है। मर्लिन खिड़की से लटकते हुए एलिस पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, मैं बाहर इतनी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार घर पर वापस आया और तुम मेरा ऐसे स्वागत कर रही हो? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद भी एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा एलिस एक कुर्सी उठाकर मर्लिन को मारते हुए कहती है, चुप रहो पर्वत कहीं के, मैं तुम्हारी आज जान ले लूँगी। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।